नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय का अंतिम अध्याय। वर्षों बीत चुके हैं। मंत्री नासिर का परिवार अब हमसे दूर जा चुका है, पर उनकी अम्मी के बुलावे पर हम उनके घर जाते हैं। वहाँ हमें एक अविश्वसनीय सहयोग का पता चलता है, जो इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अंतिम कड़ी। नासिर की बेटी शनाया को उसकी पूर्व पत्नी फिरदौस के बेटे अभिमन्यु से प्यार हो गया है। कानून की बाधा। क्या नासिर का प्रगतिशील विरोध ही उनके बच्चों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा? नासिर का अंतिम प्रायश्चित। ये जानने के बाद मंत्री नासिर ने अपने सार्वजनिक जीवन में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसने व्यक्तिगत प्रेम के लिए देश के कठोर कानून को ही बदल दिया। न्याय की पूर्णता। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हरिश्चंद्र, फिरदौस के पति, अपनी आत्मकथा में एक ऐसा अंतिम सत्य उजागर करते हैं। एक ऐसी नैतिक स्वीकारोक्ति जो नासिर की यात्रा और मानव परिचय के अर्थ को हमेशा के लिए परिभाषित कर देती है। सुनिए कैसे न्याय और प्रेम की यह गाथा नैतिकता के शिखर पर पहुंचकर समाप्त होती है। मानव परिचय के समापन एपिसोड में आप सुनेंगे एपिसोड 22, जीवन संध्या, अंतिम सत्य और कथा का विसर्जन। नैना और मैं अब वृद्ध हो गए हैं। हम वहीं रह रहे हैं, मगर मंत्री होने के सुरक्षा कारणों से नासिर का परिवार हमारे पड़ोस से जा चुका है। सबा अब भी नियमित अंतराल में हमें फोन किया करती हैं। नासिर की अम्मी अब वयोवृद्धा हो गई हैं। सबा ने एक दिन फोन कर नैना से कहा, हमारी अम्मी आप लोगों का स्मरण करती रहती हैं। वे स्वयं आ सकने की स्थिति में नहीं है। वे चाहती है आप उनसे मिलने आए। नैना ने कहा, ठीक है सबा, हमें मिले भी बहुत समय हो गया है। हम कल ही उनके दर्शन को आएंगे। सबा ने कहा, मैं आपको लेने के लिए कार भिजवा दूंगी। आप लोग कल रात्रि डिनर यहाँ लेने के बाद ही जाइएगा। फिर अगले दिन सबा ने कार पहुंचवाई है। हम दोनों 4-5 घंटे सबा के घर रहने के विचार से वहां पहुंचे हैं। नासिर दिल्ली में हैं। नासिर की अम्मी काफी कमजोर हो गई हैं। हमसे मिलकर उनके छोटे पड़ गए मुख पर आकर्षक मुस्कान आ गई। फिर हम सभी सुविधाजनक सोफे पर विराज गए। सबा ने हमें बताया, हमारी शनाया अब विवाह योग्य हो गई है। नैना ने पूछा, क्या शनाया का विवाह तय किया जा रहा है? सबा ने उत्तर में बताया, वास्तव में शनाया अच्छी टेनिस प्लेयर है। वह जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर खेला करती है। तभी से उसकी मुलाकात लड़के वर्ग में टेनिस खेलने वाले अभिमन्यु नाम के लड़के से होती रही है। दोनों अब युवा हो गए हैं। दोनों में प्यार हो गया है। अब दोनों विवाह करना चाहते हैं। मैंने कहा, इसमें क्या समस्या है? अब तो समाज में ऐसे विवाह देखे जाने लगे हैं। सबा ने कहा, जी हाँ, अभिमन्यु सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बेटा अर्थात संभ्रांत घराने से है, इसलिए भी इनके विवाह में कोई समस्या नहीं लगती है। ये सुन मैं विस्मित रह गया। मैं जानता हूँ कि अभी के मुख्य न्यायाधीश तो फिरदौस के पति हैं, अर्थात अभिमन्यु नासिर की पूर्व पत्नी फिरदौस का बेटा है। ये बात मुझे समस्याकारी प्रतीत हुई। तब सबा ने ही आगे बताया, यह अभिमन्यु नासिर की पूर्व पत्नी का बेटा है। तब नैना ने कहा, फिर तो शनाया और अभिमन्यु भाई बहन हुए। ऐसे में विवाह कैसे संभव है? इस पर सबा ने बताया, अभिमन्यु फिरदौस का बेटा अवश्य है, मगर उसके पिता नासिर नहीं है। ऐसे ही शनाया मेरी बेटी है, लेकिन उसके पिता भी नासिर नहीं है। शनाया के पिता मेरे मरहूम पूर्व शौहर हैं। नासिर और मेरा विवाह शनाया के जन्म से पहले ही मेरे पूर्व शौहर की मौत के बाद हुआ था। इस तरह से अभिमन्यु और शनाया सौतेले भाई बहन भी नहीं हैं। हमारे में ऐसा विवाह हो सकता है। तब मैंने पूछा, फिर समस्या क्या है? अब दीर्घ श्वास लेते हुए सबा ने बताया, समस्या देश का कानून है, जिसके अनुसार अभिमन्यु को विवाह से पूर्व हमारा मजहब स्वीकार करना पड़ेगा। नासिर अभिमन्यु के द्वारा ऐसे धर्म परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। तब नैना ने कहा, फिर तो शनाया को यह विवाह नहीं करने के लिए समझाना ही उचित होगा। सबा ने कहा, जी देखिए आगे क्या होता है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये बात पिछले दिनों से मुझे व्यथित कर रही है। आपसे शेयर करके मेरा मन कुछ हल्का हुआ है। सबा के इशारे को नैना और मैंने समझा है कि सबा के द्वारा बताए गए इस राज को हमें राज ही रखना है। रात का डिनर सबा ने हमारे खान पान से परिचित होने के कारण निरामिष ही बनवाया। हमने आनंद सहित उस डिनर का रसास्वादन किया। बाद में सबा द्वारा मुहैया कराई कार से हम अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद मैं सोच रहा हूँ, फिरदौस ने नासिर से तलाक ले लिया था।
अन्य संप्रदाय में विवाह भी कर लिया। पति की बदली के साथ फिरदौस के शहर भी बदले। फिर भी फिरदौस और नासिर के बच्चों में प्यार का संयोग बना है। मैं फिर एक बार सोच रहा हूं कि ये दुनिया बड़ी नहीं, छोटी सी है, जहां चाहे अनचाहे कुछ लोगों का बार बार आमना सामना हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद हम समाचार में सुन रहे हैं, कानून मंत्री नासिर द्वारा उस कानून में संशोधन विधेयक पेश किया है जिसमें संप्रदाय के बाहर विवाह करने के पूर्व लड़के को वो जिससे विवाह कर रहा है उस लड़की के धर्म को अंगीकार करना होता है। संशोधन प्रस्तुत करते हुए कानून मंत्री ने तर्क दिया है कि यह कानून तथाकथित लव जिहाद की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। अब हमारे देश में ये समस्या नहीं रह जाने से कानून में ये प्रावधान अप्रासंगिक हो गया है। समाचार सुनकर मैं सोचने लगा कि अब अभिमन्यु एवं शनाया का विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। फिर कुछ दिनों में ये कानून संशोधन पारित हो गया। एक दिन हमें कुरियर से फिरदौस की भेजी अभिमन्यु के विवाह की निमंत्रण पत्रिका मिली। उसी रात कॉल करके भी फिरदौस ने विवाह में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमसे आने का आग्रह किया। इसी प्रकार नासिर और सबा ने भी हमें शनाया के विवाह में उपस्थित होने का आग्रह किया। विवाह वाली रात अति विशिष्ट व्यक्तियों के बीच स्थान मिलने से हम गर्व अनुभव कर रहे हैं। फिरदौस ने हरिश्चंद्र जी से नैना एवं मेरा परिचय कराया। सच्चाई से बढ़कर फिरदौस ने उन्हें मुझे अपना नव जीवन प्रदाता बताया। चीफ जस्टिस हरिश्चंद्र जी ने इस पर बिना किसी संकोच के मेरे तथा नैना के चरण स्पर्श किए। आशातीत ऐसे सम्मान ने हमें धन्य कर दिया है। फिर फिरदौस ने मुझसे अकेले में कहा, सर, मैंने अपने अभिमन्यु के शनाया से विवाह को स्वीकृति आपके बताए जाने के आधार पर दी है। मेरे मुख पर संशय को भांपकर फिरदौस ने हंसकर स्वयं ही आगे कहा, सर, आप सोच रहे हैं ना कि आपने तो मुझे शनाया के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा, फिरदौस, आप तो मुखाकृति से ही व्यक्ति के मन की बात समझ लेती हैं। इस पर फिरदौस फिर हंसी और बोली, जी सर, आपकी और मेरे पति हरिश्चंद्र की ही मुझ में ये देन है। आपने कभी कहा था कि नासिर में मानव परिचय मिलने लगा है। उसी से मैंने सोचा कि जिनके माता पिता अच्छे होते हैं वे बच्चे अच्छे होते हैं। ऐसे मैंने शनाया को हमारी बहू होने के योग्य पाया है। इस तरह से फिरदौस ने मुझे विशिष्ट होने की अनुभूति प्रदान की। मैं उस पूरे कार्यक्रम में भाव विभोर रहा। मुझे गौरव सा अनुभव हुआ कि मैं संयोगवश किसी दिन इस फिरदौस के काम आ सका, जिसमें एक अत्यंत गर्वीली स्थिति में होने पर भी लेशमात्र अभिमान नहीं है। मुझे विवाह कार्यक्रम के बीच ये देखकर अच्छा लगा कि नासिर फिरदौस समधी समधन के रूप में अत्यंत सहजता से मिल रहे हैं। उनके बीच कटु अतीत रहा है, इसका थोड़ा भी आभास उनके मिलने में दर्शित नहीं हो रहा है। कदाचित नासिर की अम्मी को अपनी जीवन संध्या में नासिर फिरदौस का ऐसा मिलता देखना जीवन की सबसे सुखद अनुभूति करा रहा है। इस कारण उनके वृद्धावस्था में क्लांत पड़ गए मुख पर भी प्रसन्नता की गुलाबी आभा दिख रही है। शनाया अभिमन्यु की जोड़ी राम मिलाई जोड़ी सी दिख रही है। नैना और मैंने उन्हें आशीष दिया। फिर हम उस भव्य कार्यक्रम से लौट आए। कुछ वर्ष और बीते। मैं अब बिस्तर से लग गया हूँ। मुझे मेरा अंत निकट दिखने लगा है। नैना मेरी सेवा में लगी रहती हैं। फिरदौस को मेरी स्थिति की जानकारी मिली तो वह मिलने एवं मुझे देखने आए है। फिरदौस का आना मुझे अच्छा लगा है। कमजोर हो जाने पर भी मेरा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना भांपकर फिरदौस ने मुझसे कहा, सर, आप खुद लेखक हैं ये जानती होने से मैं मेरे रिटायर्ड चीफ जस्टिस पतिदेव के द्वारा पब्लिश की गई उनकी ऑटोबायोग्राफी की एक कॉपी आपके लिए लाई हूँ। आशा है आप उसे पढ़ सकेंगे और उसे पढ़कर प्रसन्न होंगे। मैंने फिरदौस को मुस्कुराते हुए एवं कंपन युक्त स्वर में उत्तर दिया है, बिल्कुल फिरदौस, आपके महान पतिदेव की लिखी पुस्तक पढ़ना मेरे जीवन के इस अंत समय में बहुत अच्छा अनुभव होगा। फिरदौस ने तब मुझे झूठी सांत्वना देते हुए कहा, नहीं सर, अभी आप बहुत जी सकेंगे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। फिरदौस भी यह जानती है कि वह झूठ कह रही है। कुछ समय पास बैठकर अपना हाथ मेरे सिर पर फेरकर उस दिन फिरदौस चली गई। ये जीवन का विलक्षण स्वरूप होता है। पहले माता पिता अपने बालक वय बच्चों के सिर पर यूं हाथ रखा करते हैं। फिर माता पिता की वृद्धावस्था आती है जिसमें युवा हो गए बच्चे उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दिया करते हैं। मैं सोचने लगा, किसी दिन मैं फिरदौस का आश्रयदाता बना था। आज वह मेरे आत्मबल को बढ़ाकर गई है। हरिश्चंद्र जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में मैंने 4 दिन लगाए।
पूरी पुस्तक ही अत्यंत रोचक है। उनके द्वारा एक प्रसंग का उद्घाटित करना मुझे बहुत प्रिय लगा है, जिसमें वे लिखते हैं, कोई भी कानून अत्यंत विचार मंथन, सर्वपक्ष तथा सर्व परिस्थिति को देखने समझने के बाद ही बनाए जाने चाहिए। मैंने किसी समय देश के कानून में उस प्रावधान को जोड़ने की अनुशंसा की थी जिसके अनुसार संप्रदाय के बाहर विवाह करने के पहले लड़के के द्वारा विवाह की जा रही लड़की के धर्म को स्वीकार करने की अनिवार्यता होती है। तब देश में ये कानूनी प्रावधान ला दिया गया था। फिर वो समय आया जबकि मेरे अपने ही बेटे ने गैर संप्रदाय की लड़की से विवाह की इच्छा जताई। उस समय उसके धर्म परिवर्तन की बाध्यता ने मुझे परेशान किया। यद्यपि अभिमन्यु के विवाह के पूर्व ये प्रावधान निरस्त कर दिया गया और मेरे पुत्र को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस निजी अनुभव के बाद से मेरा मानना है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों पर लागू हो तो हमें अच्छा लगे और हम पर ही लागू हो तो हमें बुरा लगे। 21वीं सदी के जब 4 से अधिक दशक बीत चुके हैं, तब विवाह ऐसे किए जाने उचित हैं कि विवाह करने के बाद भी पति और पत्नी को अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था अनुरूप धर्म मानने की स्वतंत्रता हो। इस प्रसंग के पढ़ने के बाद मैंने अनुभव किया, ये हरिश्चंद्र तो वास्तव में नाम अनुरूप हरिश्चंद्र हैं। अगर वे अपने सच को लिखे बिना भी अंतिम 3 पंक्तियों का उल्लेख पुस्तक में लिख देते तो भी उनका परामर्श उतना ही प्रभावकारी होता। मैं सोच रहा हूं कि सच में कोई व्यक्ति महान तब ही होता है जब उसमें नैतिकता होती है। महापुरुषों में ही अपनी बुराई या भूल को स्वीकार करने का नैतिक साहस होता है। तब अपनी अंतिम श्वास के समय मेरे मन में कामना यही बची है कि ईश्वर अगर मुझे पुनः जन्म लेने का अवसर दे तो मुझे हरिश्चंद्र जी जैसा महापुरुष बनाए। इस कामना के साथ मैं स्वर्ग सिधार गया। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक, जीवन संध्या, अंतिम सत्य और कथा का विसर्जन। यह एपिसोड नासिर और फिरदौस की कथा को एक अत्यंत संतोषजनक और दार्शनिक निष्कर्ष प्रदान करता है, जिसे कहानी के सहपात्र, लेखक, पड़ोसी के अंतिम क्षणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी के सभी मुख्य विषयों, क्षमा, परिवर्तन और न्याय की प्रगति को उच्चतम स्तर पर सिद्ध करता है। 1. कहानी की गोलाई, सर्क्युलर नैरेटिव। नई पीढ़ी, नया बंधन। शनाया, नासिर की पत्नी के पूर्व शौहर की बेटी, और अभिमन्यु, नासिर की पूर्व पत्नी फिरदौस का हरिश्चंद्र से हुआ बेटा, के विवाह का निर्णय कहानी को एक अद्भुत भावनात्मक गोलाई, फुल सर्कल, देता है। उनके बीच कोई रक्त संबंध नहीं है, लेकिन वे नैतिक रूप से जुड़े हैं। नासिर का त्याग, कानून में संशोधन। नासिर, अब कानून मंत्री, का व्यक्तिगत अनुभव, बेटी के विवाह की इच्छा, एक व्यावहारिक चुनौती बन जाता है। वह इस व्यक्तिगत समस्या को राष्ट्रीय सुधार में बदलता है। धर्म परिवर्तन की बाध्यता वाले कानून को निरस्त करने का उनका निर्णय न केवल शनाया अभिमन्यु का विवाह संभव बनाता है, बल्कि कट्टरता पर मानवता की अंतिम विजय है, जिसके लिए नासिर ने राजनीति में प्रवेश किया था। 2. नैतिक औचित्य और सम्मान की पराकाष्ठा। विवाह समारोह। विवाह समारोह में फिरदौस द्वारा पड़ोसी को नवजीवन प्रदाता बताकर मुख्य न्यायाधीश हरिश्चंद्र जी से चरण स्पर्श करवाना पड़ोसी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। ये कृतज्ञता और विनम्रता की पराकाष्ठा है। फिरदौस का औचित्य। फिरदौस का यह मानना कि उसने शनाया को बहू होने की स्वीकृति इसलिए दी क्योंकि पड़ोसी ने नासिर में मानव परिचय देखा था, श्रृंखला की नैतिक नींव को मजबूत करता है। फिरदौस ने नासिर को भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन वो अपनी नैतिक कसौटी, मॉरल कंपस, के लिए अभी भी पड़ोसी के निर्णय पर भरोसा करती है। सहजता। नासिर और फिरदौस का समधी समधन के रूप में सहजता से मिलना उनके कटु अतीत के पूर्ण विसर्जन, टोटल डिसोल्यूशन, को दर्शाता है। नासिर की अम्मी के चेहरे पर आई प्रसन्नता की गुलाबी आभा परिवार की पुरानी पीड़ाओं की अंतिम समाप्ति का प्रतीक है। 3. हरिश्चंद्र का सच और महापुरुष की परिभाषा। अंतिम रहस्योद्घाटन। कहानी का अंतिम और सबसे मार्मिक रहस्योद्घाटन मुख्य न्यायाधीश हरिश्चंद्र की आत्मकथा में आता है। हरिश्चंद्र ने खुद उस कानून को जोड़ने की सिफारिश की थी जिसे उनके बेटे के विवाह की इच्छा ने अव्यवहारिक और अनैतिक सिद्ध कर दिया। महानता की परिभाषा। हरिश्चंद्र ने अपनी भूल को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और इस निजी अनुभव को राष्ट्रीय नीति के लिए एक सबक बनाया। कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों पर लागू हो तो हमें अच्छा लगे और हम पर ही लागू हो तो हमें बुरा लगे। लेखक, कथा में पात्र,
का निष्कर्ष कि नैतिक साहस ही व्यक्ति को महापुरुष बनाता है, कहानी का चरम नैतिक संदेश है। इस धारावाहिक कहानी के सहपात्र लेखक की अंतिम कामना कि उसे हरिश्चंद्र जैसा महापुरुष बनाए, नासिर की तरह परिष्कृत होने या फिरदौस की तरह सफल होने की नहीं है, बल्कि नैतिक साहस रखने वाले महापुरुष बनने की है। ये कामना कहानी को एक दार्शनिक और प्रेरणादायक निष्कर्ष देती है, जहाँ चरित्र की नैतिकता ही सबसे बड़ा मूल्य है। निष्कर्ष: मानव परिचय एक मजबूत सामाजिक उपन्यास है जो नैतिकता, प्रगति और प्रायश्चित के विषयों को साहस के साथ उठाता है। ये कहानी रूढ़िवाद के विरोध में खड़ी होती है और यह संदेश देती है कि मनुष्य अपनी गलतियों को सुधार सकता है। हालांकि इसमें अत्यधिक आदर्शवाद और कुछ सुविधाजनक संयोग हैं, फिर भी नासिर के चरित्र का गहरा बदलाव और चीफ जस्टिस हरिश्चंद्र का नैतिक साहस इस कहानी को प्रेरणादायक और पठनीय या श्रवणीय बनाता है। ये कहानी दार्शनिक विचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रही है। समाप्त।